हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आज के क्लास में हम सभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जिसे हमने अपने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। ओके, सो यहाँ पे हमें समझना ये है कि मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दो ऐसे पर्सन हैं जिनके प्रिंसिपल को समझेंगे, ठीक है, जिनके सिद्धांतों को समझेंगे मैनेजमेंट का जो उन्होंने दिया है। और वो दो पर्सन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो हैं वो हैं हेनरी फ्योल और जो दूसरे हैं वो हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, सो आज की क्लास में हम सभी बेसिकली हेनरी फ्योल के बारे में जानेंगे, ठीक है, और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को जानेंगे। एंड जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम सभी एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांतों को समझेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, सो सबसे पहले हेनरी फ्योल के बारे में बातें कर लेते हैं। तो हेनरी फ्योल जो हैं, हेनरी फ्योल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। और हेनरी फ्योल का जन्म जो है वो 1841 में इसमें हुआ था, ठीक, और वो एक इंजीनियर थे, ठीक है, जिन्होंने 1860 में इंजीनियर को ख़त्म किया और एक कंपनी में ज्वाइनिंग किया, ठीक है। फिर वहाँ पे वो बहुत दिनों तक काम किए एंड 1892 में उन्होंने किसी कंपनी में सीईओ का पद ग्रहण किया, ठीक है। एंड सीईओ बनने के बाद वो 30 साल तक उस कंपनी में रहे। वो जो कंपनी थी वो बहुत ही बैकवर्ड कंपनी थी, ठीक है, लेकिन हेनरी फ्योल ने अपने कुछ सिद्धांतों का यूज़ करके, अपने अच्छे मैनेजमेंट स्किल को यूज़ करके उस कंपनी को बहुत ही फ्लोरिशिंग कंपनी बना दिया, ठीक है। वो कंपनी बहुत ही अच्छी बड़ी कंपनी बन गई। और 30 इयर्स के बाद जब हेनरी फ्योल उस कंपनी को छोड़ते हैं तब वो कंपनी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। तो इस तरह से हेनरी फ्योल जो है वो मैनेजमेंट में एकदम एक्सपर्ट थे, ठीक है। मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होने के कारण उन्होंने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स को लिखे जिसे लोग आज भी फॉलो करते हैं, मतलब सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ये परवेसिव है और सभी लोग फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हेनरी फ्योल ने हमें दिया है, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं जिनके बारे में हेनरी फ्योल ने लिखा है। तो ये तो 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये 14 का 14 प्रिंसिपल्स आपको लर्न करने होंगे एंड ये 14 का 14 प्रिंसिपल्स आपको एकदम लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स को नोट करूँगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, मतलब मैं 1 बाय 1 यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी, ठीक है। आप कॉपी पेन अपने साथ रखना, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसे आप नोट करते जाओगे, ठीक है। इस तरह से आपका नोट्स भी तैयार होते चला जाएगा एंड हम सभी प्रिंसिपल्स को भी समझ लेंगे। ओके, सो जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। सो जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, डिवीजन ऑफ वर्क। देखो, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? तो देखो, हम सभी जानते हैं कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो, मतलब जो सभी काम को कंप्लीट कर दे, बहुत ही अच्छे से सारे काम को पूरा कर दे, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना है कि कोई भी एक इंसान पे सारे बर्डन ना दिया जाए, कोई भी एक इंसान को सभी कामों को ना सौंपा जाए, बल्कि सारे कामों को जो है वो मतलब सभी कामों को जो है वो सारे एम्प्लॉयज़ को या सारे पीपल्स को उनके स्किल के अनुसार बांट दिया जाए, ठीक है, सो दैट कि काम जो है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए एंड समय पर कंप्लीट हो। ओके, तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो according to Fayol, all works can't be done by only one people। ओके, एक काम जो है वो किसी एक इंसान के द्वारा नहीं किया जा सकता। So all works must be divided between all the employees according to their skill and efficiency। ओके,
आई बात समझ में? मतलब कि किसी एक इंसान के द्वारा सभी कामों को पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए सभी कामों को जो है वो सभी अलग अलग एम्प्लॉयज़ को जिसके पास जो स्किल है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि काम जो है वो समय पे पूरा हो और बहुत ही अच्छे से पूरा हो, ठीक है। संसाधन भी आपका कम वेस्ट हो और टाइम भी आपका कम लगे। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, पहला सिद्धांत यही था। अब सेकेंड नंबर जो हमारा सिद्धांत है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो देखो, अथॉरिटी का मतलब होता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व, हम इसे बोलते हैं उत्तरदायित्व, एंड अथॉरिटी पावर, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है अब मैनेजमेंट में कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी वर्कर हैं उनको कुछ अथॉरिटी देना है, कुछ पावर देना है अपने, ठीक है, और उस पावर के साथ साथ उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है। क्योंकि इफ़ अगर आप अथॉरिटी इट मीन्स ओनली पावर दोगे तो वो सिर्फ अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, है ना, वो अपने पावर का मिसयूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, तो वो इस पावर का यूज़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब है कि आपको उन्हें कुछ काम भी देने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एम्प्लॉय को बोल दोगे कि आज से आप इन सबके डायरेक्टर और बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और ये सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आज से आपकी बातों को मानेंगे, ठीक है। तो आपने बता दिया, अब वो अपना हुक्म चलाने लगे बाकी एम्प्लॉयज़ पे, बट आपने उसे ये नहीं बताया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम समय पे पूरा हो और आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, ऐसा आपने नहीं बताया है, तब फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, हेनरी फेयोल के द्वारा। ओके, सो यहाँ पे आप अगर लिखना चाहते हो इसे तो आप लिख सकते हो, अथॉरिटी फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट, ओके, फैसिलिटेट्स द मैनेजमेंट टू वर्क efficiently and responsibility makes them responsible for their work done on time। ओके, आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ ये बस शॉर्ट सा मैं लिख रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से डील करना है, जो भी मतलब शॉर्ट वर्ड में आपको डील करना है अपने ओन वर्ड्स में, जैसे मतलब जो आपको समझ में आ रहा है वही आप लिखोगे। ओके, बट ये लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, दैट्स वाई तो आई एम थिंकिंग दैट कि मैं यहाँ पे आपको बस ये मतलब कुछ की वर्ड्स जो मेन वर्ड्स हैं, मतलब मेन जो मैनेजमेंट्स हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, एंड आप अगर डील कर लेते हो इसे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको इसे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नोट्स में मैं आपको बता दूंगी क्योंकि ये लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, दैट्स वाई। ओके, सो यहाँ पे जो थर्ड हमारा है दैट इज़ डिसिप्लिन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अनुशासन। ओके, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? क्या ये वही डिसिप्लिन है जिसे बहुत ज़्यादा स्कूलों में फॉलो किया जाता है, कॉलेजेस में फॉलो किया जाता है? मतलब कॉलेजेस में तो डिसिप्लिन बहुत कम ही ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ये डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, बट स्कूल में तो बहुत है, वाइड है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या वही डिसिप्लिन है? यस, मुझे ऐसा लगता था ना बचपन में कि डिसिप्लिन का मतलब होता है ओनली टीचर्स को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे बोलना। मुझे ऐसा लगता था कि हर दिन प्रेयर में स्ट्रेट खड़ा होना ही डिसिप्लिन होता है, बट अब ऐसा नहीं है। मतलब डिसिप्लिन का जो मतलब है वो बहुत ही वाइड है। डिसिप्लिन मीन्स दैट कि एन इंडिविजुअल जो है वो अपने काम को किस तरीके से पूरा कर रहा है, कितने समय लेकर पूरा कर रहा है, और मतलब वो क्या कला का यूज़ करके पूरा कर रहा है, मतलब वो अपने कामों को कैसे कर, अपने काम के प्रति वो कितना अपने अंदर से ईमानदार है अपने काम के प्रति, दैट इज़ कॉल्ड अनुशासन। ठीक है, यही है आपका डिसिप्लिन। आई एम नॉट दैट मच डिसिप्लिन पर्सन, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने काम को बहुत ही अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पूरा कर सकूँ। ओके, देन जो हमारा फोर्थ नंबर में आता है दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड।
देखो, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि जो ऑर्डर है वो किसी एक जगह से आना चाहिए, ठीक है। अब एक कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे मालिक होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेकार ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि जो उनके जो अंडर्स में काम करते हैं जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो किन की बातों को फॉलो करें, वो किन की बातों को माने, और इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पूरा उलझ सा जाता है और कार्य अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है। ओके, सो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का मेथड है, एक यूनिटी ऑफ कमांड का एक प्रिंसिपल है कि ऑर्डर जो है वो, कमांड जो है वो एक ही जगह से आना चाहिए, एक ही एम्प्लॉय से या एक ही मैनेजमेंट से आना चाहिए। ओके, तो ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। देन 5th नंबर में जो है हमारा, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो, डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन इट मीन्स दैट कि जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ या जितने भी वर्कर्स हैं, वो सभी के सभी जो है वो एक ही दिशा में काम करें, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यही है कि वो सभी के सभी एक ही दिशा में चलें, उन सभी का जो रोल है, उन सभी का जो गोल है वो एक हो, ठीक है। लाइक कि सेल्स डिपार्टमेंट का रोल है अगर बेचना, तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी बेचने की ओर ही ध्यान दें, ये ना कि रॉ मटेरियल्स खरीदने की ओर भी कुछ लोग ध्यान देने लग जाएं, तो ऐसा उन्हें नहीं करना है। ओके, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स दैट कि सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलें। ओके, तो आप इसे बोल सकते हो, दिस मीन्स दैट ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव देयर one goal and one motive which helps them to make their work easier and to complete their works on time. Okay, आप ऐसे लिख सकते हो। देन आपका जो 6 नंबर में आता है, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है भाई? तो देखो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इट मीन्स दैट कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो अपना पर्सनल गोल जो है, मतलब पर्सनल इंटरेस्ट को साइड रख के सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट, मतलब वहाँ के कोई भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना पर्सनल थिंग को ना सोचे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से सोचे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सही है उससे वो चूज़ करे। ओके, लाइक कि आप हो और आपके, मतलब आप हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेंबर हो, ठीक है, और आपका कोई मित्र जो है वो किसी चीज़ का बिजनेस करता है, लाइक कुछ रॉ मटेरियल्स का, एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड को बोलोगे, इफ़ अगर उसका रॉ मटेरियल ठीक है देन बहुत अच्छा बात है, इससे आपका फ्रेंड का भी बेनिफिट हो जाएगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो जाएगा। बट इफ़ अगर उसका रॉ मटेरियल्स अच्छा नहीं है, तब इस सिचुएशन में आप सोचोगे कि अगर मैं उससे ना परचेस करूँ तो हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, ये वो, मतलब अपना पर्सनल थिंग सोच रहे हो, तो ये बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का के दृष्टिकोण से होगा, वही आपको चलना है, ठीक है, वही आपको करना है, अपना नहीं सोचना है कुछ भी। वही है यहाँ पे कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब खुद का इंडिविजुअल, किसी एक इंसान का इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट को, पर्सनल थिंग को नहीं लाना है, ठीक है। सब कुछ आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति होना चाहिए। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देन जो 7th नंबर है, दैट इज रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अब देखो, या फिर आप इसे सिर्फ रेमुनरेशन भी बोलते हैं। रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, मतलब कोई भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर अगर आपके फील्ड में या आपके साथ में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, इट मीन्स आपको उन्हें कुछ ना कुछ तो पे करना होगा ना। तो रेमुनरेशन इज एंड मोटिवेशन, आप बोल सकते हो, दिस प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन मोटिवेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। ओके, ये एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है सभी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। एंड रेमुनरेशन शुड बी इन मॉनेटरी टर्म और नॉन मॉनेटरी टर्म ऑल्सो। ओके, मतलब रेमुनरेशन, मतलब जो पारिश्रमिक है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में भी दे सकते हो, मनी के टर्म में भी दे सकते हो, मनी के टर्म में नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, दोनों हो सकता है। ओके, सो रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉय को सही पारिश्रमिक दिया जाए, सही रेमुनरेशन, सही सैलरी दिया जाए, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आपको, मतलब एम्प्लॉय को भी ना लगे कि उन्हें बहुत ही कम दिया जा रहा है और आपको भी ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा मैं दे रहा हूँ ऐसा भी फील ना हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट भी ना हो, और जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें ये भी ना लगे कि उन्हें बहुत ही कम दिया जा रहा है। ओके, सो रेमुनरेशन शुड बी बैलेंस्ड। ओके, नाउ 8 नंबर, दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
केंद्रीयकरण एंड विकेंद्रीयकरण, इसका हिंदी मीनिंग यही होता है, केंद्रीयकरण एंड विकेंद्रीयकरण। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको जो बताया ना, यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कमांड जो है वो एक ही जगह से आना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे भी वही थिंग है कि आपका जो मतलब केंद्र है, एक ही केंद्र बिंदु से सारे जो है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चले, ठीक है। एक ही मतलब जो सेंटर लेवल मैनेजमेंट है, जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, बस वही रूल बनाए और उसे सारे लोग फॉलो करें, ठीक है। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, केंद्रीकरण, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कार्यों को बांटना, डिवीजन ऑफ वर्क्स, ठीक है, कार्य को बांटना मतलब कार्य को विभाजित करना, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, ओके। देन आपका जो 9 नंबर में है दैट इज स्केलर चेंज, इसे हम बोलते हैं स्केलर चेंज, सॉरी स्केलर चेन, ओके। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह में आप देखे होंगे कि जब कोई पर्सन ऐड होता है तो उसके अंडर में उसे कुछ टीम बनाने होते हैं, है ना, और वो टीम जो है वो उनकी बातों को मानता है और उन्हें फॉलो करता है। फिर वो अपने अंडर कुछ पीपल्स को ऐड करते हैं, फिर वो अपने अंडर कुछ पीपल्स को ऐड करते हैं और इस तरीके से एक टीम बनता चला जाता है। तो स्केलर चेन का मतलब यही होता है कि एक एम्प्लॉय के अंडर में दूसरा एम्प्लॉय काम करे, फिर उसके अंडर में दूसरा, फिर उसके अंदर में दूसरा, उसके अंडर में दूसरा एम्प्लॉय कार्य करे, ठीक है। और इसमें होता क्या है ना कि देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है ए, ठीक है, और इसके अंदर में 2 पर्सन कार्य कर रहे हैं, बी एंड सी, ठीक है, ये 2 पर्सन, ठीक। फिर इनके अंडर में भी कुछ पर्सन काम कर रहे हैं लाइक डी एंड ई, ठीक है। इस तरीके से मतलब सबके अंडर में कुछ कुछ पर्सन्स जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है भाई, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो मेन है, ठीक है, मेन मेंबर जो है वो इसके अंदर में 2 है, ठीक, और फिर इनके अंदर में 2 है और इसके नीचे भी बहुत सारे इंप्लॉयज होंगे। तो स्केलर चेंज में क्या होता है, स्केलर चेन में क्या होता है कि कोई भी रूल जो है वो अगर यहाँ पे बनता है, कोई भी रूल या लॉ, ठीक है, तो ये पहले बी के पास जाएगा, सी के पास जाएगा, फिर बी से डी के पास जाएगा, फिर सी से ई के पास जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो स्केलर चेन का मतलब यही होता है कि जब कोई रूल या कोई कम्युनिकेशन जो है वो हाई लेवल मैनेजमेंट से लो लेवल मैनेजमेंट में आता है, मतलब ऊपर से ऐसा, ठीक है, हाई लेवल मैनेजमेंट से लो लेवल मैनेजमेंट में आता है, देन दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन, ओके। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि डी और ई को आपस में कुछ कम्युनिकेट करना हो, कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट बातें करनी हो, तो क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ये हमें ऐसे चलना पड़ेगा, क्या डी पहले बी को बोलेगा, फिर ए के पास जाएगा, देन ई सी को बोलेगा एंड सी फिर ई को बोलेगा, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मतलब यही होना चाहिए, स्केलर चेन में यही है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से डी और ई जो है वो सामने से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और कभी ये जब बहुत ज़्यादा नीड की आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी ऐसा होगा। एंड दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक, ठीक है, इसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। बहुत ज़्यादा नीड में जब स्केलर चेन को तोड़कर बात हो तो उसे गैंग प्लैंक बोलते हैं, ओके, गैंग प्लैंक, ओके। देन आपका जो आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। देन आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका सही ऑर्डर पास हो, ठीक है। ऐसा ऑर्डर सफिशिएंट जो है वो जो सभी वर्कर्स के लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वही हो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, वही ऑर्डर पास हो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आपका ऑर्डर जो है वो सही होना चाहिए ताकि ये जो है वो एक फेवरेबल कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए। अंडरस्टैंड? नाउ मैं यहाँ से बताती हूँ 11th, ओके। सो 11th नंबर में आपका है इक्विटी। देखो, इक्विटी का मतलब है यहाँ पे समानता, ठीक है। अब ये किस तरह का समानता है भाई? क्या सभी एम्प्लॉयज को सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? क्या सभी एम्प्लॉयज को सभी वर्कर को सेम सैलरी, सेम वेजेस मिलना चाहिए? ये है क्या, या कुछ और? तो देखो यहाँ पे ये है कि कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय को ऐसा फील ना हो कि उन्हें किसी तरीके से पिछड़ा समझा जा रहा है या उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओके। तो वही यहाँ पे है कि ऑल एम्प्लॉयज शुड हैव ट्रीटेड इक्वल, ठीक है। सारे एम्प्लॉयज को जो है वो इक्वल में ट्रीट करना है। कोई भी एम्प्लॉयज को ऐसा ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट दैट नन ऑफ एनी एम्प्लॉयज कैन फेस डिस्क्रिमिनेशन, ओके। कोई भी एम्प्लॉयज जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना लिंग के आधार पे, ना वर्क के आधार पे, ना उनके कास्ट के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना फेस के आधार पे,
किसी भी तरह का उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ओके। देन दिस इज कॉल्ड इक्विटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन 12th नंबर में जो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ओके। इट मीन्स दैट कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर कोई वर्कर को ये फील हो कि वो यहाँ पे स्टेबल है, वो यहाँ पे काम कर सकता है, उसके कार्य को, मतलब उसके जॉब को किसी तरह का कोई भी खतरा ना हो, तो वो काम को और भी अच्छे से करते हैं। यस, ऐसा होता है। अगर उनको लगता है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाले, उनको नहीं निकाला जाएगा, उनको फायर नहीं किया जाएगा, तो वो काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं। लेकिन जब उनको लगने लगता है कि चाहे वो कितना भी अच्छा से काम कर ले, उन्हें फायर कर ही दिया जाएगा या वो फायर कर दिए जाएंगे, तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑल वर्कर्स जो हैं वो अपने कार्य के प्रति सेफ हों, ठीक है। उनका वर्क जो है वो सेफ हो वहाँ पे, तब वो कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि वो जो है वो लंबे समय तक उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक सके, बहुत ही लंबे समय तक काम कर सके। अब अगर वो लंबे समय तक काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है, नुकसान जो है वो वर्कर्स को भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी कहीं ना कहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई न्यू वर्कर आता है या कोई न्यू पर्सन आता है, तो उसे सिखाया जाता है, बताया जाता है, कुछ डेमो दिया जाता है, कुछ उनका ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट किया जाता है, उसके बाद उसे रखते हैं। लेकिन अगर वो ना टिके, 1-2 महीने ही रहे, फिर वो चला जाए, तो दूसरे लाने पड़ेंगे। और जब दूसरे आएंगे तो फिर उनके साथ यही प्रोसेस किया जाएगा, जिसके कारण से आपका जो कॉस्ट है वो तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आपका जो 2-3 महीने का जो समय गया फर्स्ट वर्कर को सिखाने में, फिर सेकेंड वर्कर को सिखाने में, ये आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। कोई भी वर्कर को ये फील ना हो कि उनका जॉब जो है वो सुरक्षित ना हो, ठीक है। उनका सिक्योर जॉब होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को जो है वो जॉब सिक्योरिटी फील करवाना चाहिए अपने वर्कर्स को। देन है 13 नंबर, दैट इज इनिशिएटिव। क्या है ये? इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उन्हें सामने से बोलने का मौका मिलना चाहिए। इट मीन्स दैट ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर, मतलब किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर या किसी भी वर्कर के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वो थोपा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कुछ भी नहीं थोपना है, सामने से हर किसी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, और वो अगर बोल रहे हैं तब ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह से जो है वो सपोर्ट मिलता है मैनेजमेंट को, और एम्प्लॉयज़ जो है वो एनकरेज होते हैं, और ऐसा करना चाहिए। आई थिंक उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए जो सामने आके बोल रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, तो उन्हें अवार्ड देना चाहिए, ओके। सो इनिशिएटिव का मतलब यही है, ठीक है, कि सामने वाले को बोलने का मौका मिले। देन जो 14 नंबर है ना, इस पे स्पिरिट डी कॉर्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिरिट डी कॉर्प्स, ओके। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है क्या? कि एक पूरा टीम बन के चले। मतलब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव हों, ठीक है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को अच्छे से मैनेज करने में, कार्य को सपोर्ट करें, मतलब अच्छे से काम करें, एक साथ मिलजुल के काम करें। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब यही है कि कोई भी मैनेजर्स, वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव हों और एक साथ मिलजुल के काम को पूरा करें, ठीक है। सो ये था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल, ठीक है। हेनरी फेयोल के बारे में ये कुछ 14 प्रिंसिपल्स हैं, एंड आई होप कि मैंने आपको ये सारे मतलब को बहुत अच्छे से समझा दिया। एंड अगर आपसे नोट्स इसका बन रहा है, अगर कंप्लीट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एंड इफ़ नहीं हो रहा है तो नोट्स तो मैं दे ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख के बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, 1 आवर लग जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स को हमने समझाया। ये 14 प्रिंसिपल्स येस आपको लर्न करने होंगे, बट I'm gonna tell you a short trick for this, okay. I'm gonna tell you a short trick of principles of management by Henry Fayol. These are 14 principles, and ये 14 principles जो हैं वो आपको अभी short trick में पता चल जाएंगे कि ये 14 principles को आपको learn कैसे रखना है, okay. So at first I have to clean this and then I will explain you. ये भी जो है ना वो मैंने कहीं से सीखा ही है, ठीक है। आई होप इनमें मतलब कुछ लोगों को तो ये पता भी होगा, and that is CID user uses सोडा। CID यूजर यूज सोडा, ये क्या है? CID यूजर यूज सोडा। देखो मैं बता रही हूँ, CID, ठीक है, CID यूजर यूज सोडा, ओके।
CID यूजर यूज सोडा। देखो CID यहाँ पे जो C है इसका मतलब है आपका सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, C से ये हो गया आपका। देन I से आपका हो सकता है इनिशिएटिव, D से आपका हो सकता है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। U से आपका हो सकता है यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, देन S से आपका हो सकता है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल या वर्कर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। देन E से आपका हो सकता है इक्विटी, R से आप लिख सकते हो रेमुनरेशन। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और आप 14 के 14 प्रिंसिपल्स को याद रख सकते हो। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, देन है आपका एस से, इसमें आप लिख सकते हो सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट। ई से आप यहाँ पे लिख सकते हो स्पिरिट डिकॉप्स। ओके, स्पिरिट डिकॉप्स। फिर एस से आप यहाँ पे लिख सकते हो स्केलर चेन, ठीक है, स्केलर चेन। ओ से आप यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हो। डी से आप यहाँ पे डिसिप्लिन एंड ए से आप यहाँ पे अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। So ये है, so this is the short trick to learn the 14 principles of management by Henry Fayol. So I hope this video is very helpful to you all. So we'll meet you in next video with some more principles of management by F.W. Taylor. So till then, keep learning, keep exploring, and bye bye. Have a good day. Stay happy, stay healthy.